Hello everyone, welcome to the second video of IBPS SO 2020-21। वेल एक सवाल आपसे पूछना है। इन SO प्रीलिम्स you have English, reasoning, maths. If I ask you that you have to get maximum marks in any one subject, which section you will target? 2 सेकंड सोच लो, मैं यहाँ वहाँ देख लेता हूँ। चलो हो गए 2 सेकंड्स। बट थिंक, आपको मैंने कहा एक एरिया आपको टारगेट करना है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स, तो कौन सा एरिया चूज करोगे? आई एम श्योर बाय दिस टाइम यू हैव सम आंसर। वो आंसर क्या है उसके हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मैंने इस सवाल क्यों पूछा? जब भी एसओ प्रीलिम्स की बात होती है तो एसओ प्रीलिम्स या कोई भी प्रीलिम्स स्टूडेंट्स पढ़ना शुरू कर दें। एक चीज़ आपने नोटिस की है पूरे प्रीलिम्स में सारे, वैसे आपको पता भी है बिकॉज ऑफ ऑफिशियल नोटिफिकेशन, उसके मार्क्स काउंट नहीं होते मेंस में, ठीक है? तो नैया सिर्फ पार करनी है। और एसओ प्रीलिम में इसका एक एडिशनल बेनिफिट है, क्या पता है? इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स में आप जिस तरीके से भी आगे पहुंचोगे तो कहीं ना कहीं आपके थोड़े तो शॉर्ट कमिंग्स रहते ही है कि इंग्लिश में कम मिले थे लेकिन जैसे जैसे नया पार कर ली, लेकिन वो सब्जेक्ट मेंस में नहीं आते। यानी कि कहने का पॉइंट क्या है, आपको प्रीलिम को उड़ाना है और इस तरीके से करना है क्योंकि आपके ऊपर अगले राउंड से प्रेशर नहीं होगा। एक अपफ्रंटली बोलूँ, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स जो स्पेसिफिकली एसओ के लिए वेट करते हैं, मतलब बाकी के एग्जाम्स भी देते हैं बट एसओ जब आता है ना, वो इतने रिलैक्स होते कुछ चीज़ों में कि सर मेरा प्रीलिम तो डेफिनेटली हो जाएगा। यस, मेंस का टेंशन होता है, कंप्लीटली एग्री, लेकिन वो प्रीलिम का टेंशन ही नहीं लेते। पूछो क्यों? 125 क्वेश्चंस या फिर 150 क्वेश्चन, 125 मार्क्स। उनको पता है उनको किस रेंज में जाते हैं उनके मार्क्स, और ये कॉन्फिडेंस है, प्रैक्टिस है। मैं कहूँगा सबसे एक ही वर्ड अगर उनकी तारीफ़ करनी है तो उनका एनालिसिस बहुत अच्छा है, जजमेंट ऑफ क्वेश्चंस, किस तरीके से अपेयर करना है। एंड लेट मी टेल यू, वो लोग क्या 100-125 करके नहीं आते हैं अटेम्प्ट, जितने करते हैं 95% एक्यूरेसी, चुपचाप निकल लो, मेंस का सब्जेक्ट संभालो। आपको भी यही करना है व्हेन इट कम्स टू एसओ प्रीलिम स्पेसिफिकली, क्योंकि मैथ्स में कम थे लेकिन फिर भी निकल गया, लेकिन एसओ मेंस में कुछ नहीं है, पूरा अलग सब्जेक्ट है, एएफओ, आईटी, एचआर जो भी है आपका। एंड नाउ द क्वेश्चन जो आपको पूछा था कि कौन से सेक्शन को टारगेट करोगे। देखो, इसमें एक ऑप्शन एलिमिनेट बहुत जल्दी होता है अगर मैं इसका आंसर करूँ तो, वो होता है मैथ्स। क्योंकि अगर मैथ्स में कोई बंदा है जिसको एकदम अच्छे अचीव करने हैं 50 में से, तो लेट मी टेल यू, आपका कोई भी चैप्टर वीक चैप्टर नहीं होना चाहिए। कोई भी चैप्टर वीक चैप्टर नहीं होना चाहिए। मैंने किया है, मेरे को स्किप नहीं होता है, क्योंकि चैप्टर अगर वीक है तो उसके बेस पे डीआई आ गया तो डीआई के 5 मार्क्स साइड में गए। तो उस केस में याद रखना, कभी भी मत कहना कि आप मैथ्स में अच्छे हो। और मोस्टली स्टूडेंट्स के आंसर ऐसे ही होते हैं, सर ये चैप्टर्स के। और प्रॉब्लम क्या होता है, 20 मार्क के अगर मिसलेनियस क्वेश्चंस आए, जो अरिथमेटिक प्रॉब्लम या वर्ड प्रॉब्लम्स, टाइम एंड वर्क्स, स्पीड, डिस्टेंस वगैरह, इसके क्वेश्चंस आ गए, तो इसमें से कुछ स्टूडेंट्स के सर मुझे इजी वाले आते हैं, जनरली होते हैं एवरेज, दैट रेशियो स्टफ, टाइम एंड वर्क के इजी लेवल वो आते हैं, प्रोबेबिलिटी अच्छा वाला दिख गया है। तो बाकी डिपेंड करता है टाइम पे भी और आपकी काबिलियत पे भी कि किस तरीके से आपकी स्पीड है। और मैथ्स में एक चीज़ से आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, नंबर्स। तो ये टॉपिक जो रहेगा वो प्रेफरेबल नहीं होगा फोकस करना। दोनों सब्जेक्ट को बाकी मैं कंपेयर करूँ, रीजनिंग वर्सेस इंग्लिश, देखो वैसे तो मोस्टली आंसर मुझे पता है, जो मैं अभी रिवील करूँगा कि स्टूडेंट्स का आंसर होगा रीजनिंग, कि जिसके ऊपर सर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा या करूँगी कि जिसमें मैं 50 में से मैक्सिमम मार्क कवर कर सकूँ, ताकि बाकी में थोड़ा 19-20 हो गया तो कम से कम नैया पार तो होनी चाहिए। बट स्टूडेंट्स एक बड़ा प्रॉब्लम करते हैं इसमें। देखो, जो एरिया आपको टारगेट करना है, अगर आप मुझसे पूछते हो तो वो है रीजनिंग। नाउ सम ऑफ यू माइट से सर मेरा मैथ्स अच्छा है, मेरा इंग्लिश अच्छा है, वेरी गुड, लेकिन वो सुपर अच्छा होना चाहिए। सिर्फ अच्छा है नहीं, अब 15-20 मार्क्स के अगर चैप्टर आते हैं 50 में से तो वो अच्छा नहीं होता, उसके लिए सारे चैप्टर आने चाहिए, तो कम से कम एक चैप्टर छोड़ के बाकी सब आना चाहिए।
इंग्लिश मैंने क्यों नहीं चूज़ किया, क्योंकि इंग्लिश हालांकि कम टाइम में हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश में पेपर एंड पेन की ज़रूरत नहीं होती है। क्योंकि इंग्लिश में एक वर्ड में कोई एक लाइन में कहूँ, ग्रामर जो होता है ना, पूरा ग्रामर, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स, उसको आप माइंड में कैसे डिकोड करते हो, ये डिपेंड करता है आप पे। क्योंकि मैथ्स में, रीजनिंग में कम से कम प्रोसेस तो है सॉल्व करने का, लेकिन इंग्लिश में नहीं है। इंग्लिश में आप जो डिकोड करोगे, आपको जो लगा वो कंजक्शन का मीनिंग क्या है, उसके हिसाब से आपने वो ब्लैंक चूज़ किया, ये आपका है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ एक एरिया अगर आपको चूज़ करना है तो मेरे हिसाब से वो होना चाहिए रीजनिंग। एंड नाउ सम ऑफ यू माइट से, लेकिन सर रीजनिंग में पजल्स होते हैं ना, लेकिन मैथ्स के DI जो भी आते हैं और कंपेयर करूँ तो मेरे हिसाब से पजल बेटर रहेगा। क्योंकि पजल सॉल्व करने के बाद 5 मार्क जेब में, यहाँ पे DI में हर क्वेश्चंस के लिए अलग पैतरे इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ठीक है, मैं कंपैरेटिवली कह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपका इंग्लिश ख़राब ही होगा, आपका मैथ्स ख़राब ही होगा, लेकिन अच्छा मतलब सुपर अच्छा, कोई एक्सक्यूज़ मत देना। 50 में से 22 निकालते वो अच्छा नहीं होता, वो नॉर्मल 1 महीना कोई भी पढ़ के निकाल सकता है। अच्छा मतलब ऐसा करना है आपको टॉपिक, ताकि वो आपका कहीं ना कहीं, मैं एक ओपनली कहूँ, कट ऑफ के हाफ मार्क वही लेके जाए। और मैं एक खासा वीडियो कह सकता हूँ उन लोगों के लिए बनाया है जिनकी कट ऑफ हाई जाती है, कि मान लो IT है या फिर HR है, 67 कट ऑफ है, तो वहाँ तक कैसे पहुँचना है। तो कहीं ना कहीं एक सब्जेक्ट में आपको उसमें से लगभग हाफ मार्क्स निकालने। कट ऑफ पहले से पता नहीं होता, कम्प्लीटली एग्री, लेकिन एक अंदाज़ा लेना होता है। तो मैंने पहले वो पिछले वीडियो में क्लियर किया है, 75 पहले टारगेट रखो जो भी प्रैक्टिस में सॉल्व करते हो। 75 तक नहीं पहुँचो कुछ मत कहना, और 75 होने के बाद आपको कंसिस्टेंसी रखने के, उसके आसपास ही आपके मार्क्स आए, तब जाके आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ओके, तो रीजनिंग ये होता है। अभी मैं बात करूँगा जो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है, स्किप मत करना, कि स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम क्या होती है। SO प्रीलिम्स में इफ़ यू सी 150 क्वेश्चंस, ठीक है, 125 मार्क्स है, लेकिन 150 तो दिखते ही है, इतना सारा भंडार सामने आता है। तो स्टूडेंट्स हर चीज़ में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, कंप्लीटली एग्रीड, वो करना ही है। लेकिन अगर आप हर एक चीज़ में टॉप करने की सोचो तो आप 50 से भी नीचे उतर सकते हो। मैंने देखे स्टूडेंट्स को, कह सकते हो ये कभी कभी ऐसे भी होते हैं, क्योंकि कॉलेज लेवल पे हम लोग ऐसे ही सीखते हैं, हर चीज़ में थोड़ा अच्छे से स्कोर करो, बट लेकिन यहाँ पे बॉस गेम ही अलग है। आपको एक एरिया बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप तीनों स्टूडेंट स्कोर नहीं कर सकते, लेकिन उसके लिए ट्रिमेंडस एफर्ट, ट्रिमेंडस कंट्रोल ओवर द टाइमिंग, कैलकुलेशन, स्पीड, अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चंस, सब होना चाहिए। और ये अचीव भी कर सकते हैं, लेकिन इसके रेशियोज़ कम होते हैं। वैसे पागलपंती या वैसे स्टूडेंट्स कम होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप में वो थोड़ी बहुत काबिलियत ऊपर नहीं तो आप कर नहीं सकते। गेम समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो प्रीलिम निकल गया ना, मेंस में एक सब्जेक्ट है जिसके लिए ऑब्वियसली आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फिर से ये नहीं आएगा ना पजल, DI, इंग्लिश टफ एंड ऑल दिस। तो रीजनिंग को टारगेट करो। मैं सीरियसली बोलता हूँ, रीजनिंग को अगर आप मुझे पूछते हो तो सबसे पहले जो मैं टारगेट रखूँगा, इंक्लूडिंग बिगिनर्स जो पहली बार दे रहे हैं, इंक्लूडिंग एक्सपीरियंस्ड, 50 में से पहले 35 का टारगेट रखो जो आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है, जो लोग बिगिनर है, आई थिंक आप पहले सिलेबस ख़त्म करोगे, उसके बाद पेपर देना। 50 में से 35 के लिए जाओ। 35 जब रेगुलर हो जाएगा, थोड़ा बड़ा टारगेट है, अभी बहुत टफ है, लेकिन वो आई विल वेरी ऑनेस्ट 40। मुझे पता है कुछ स्टूडेंट्स 40 का जब करते तो उनको 37, 38 मिलते हैं, कुछ तो एकदम ख़राब ही रहते हैं। लेकिन आप इन चीज़ों की अगर आदत लगाओगे ना, तो पेपर अगर डिफ़िकल्ट लेवल पे आता है तो आपको कम से कम मैनेज करने का तजुर्बा होगा। यू कैन मैनेज इट वेरी वेल, क्योंकि वो सारे बुरे एग्ज़ाम, बुरे दौर आपने प्रैक्टिस टेस्ट में दिए होंगे, तो नया नहीं लगेगा। लेट मी टेल यू, आप तीनों सेक्शंस पे पागलों की तरह फोकस करोगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि सारे डैमेज हो जाए। मैं मानता हूँ रीजनिंग के पजल्स के लेवल चेंज होते हैं, लेकिन आपके पास वो टाइम है, क्योंकि पजल हिट 5 मार्क जेब में है, मेहनत सभी जगह करनी है। ठीक है, एट द सेम टाइम आई कम्प्लीटली एग्री, किसी का इंग्लिश स्ट्रांग है, जो होते हैं रैंडम केसेस में 80-85%, थोड़ा और इम्प्रूव करो, 90 तक जाओ तो आपको बोनस है। लेकिन जिनका कुछ भी ऐसा डिसाइडेड नहीं है, लेट मी टेल यू, रीजनिंग के एरियाज़ को फोकस करो, सॉल्व करके यू विल बी गेटिंग द मार्क्स। एट द सेम टाइम अभी आप पूछोगे कि सर अभी रीजनिंग में अच्छा स्कोर करना है तो क्या मैथ्स और
इंग्लिश में कुछ नहीं करूँ, सी इट्स नॉट लाइक दैट। मैथ्स और इंग्लिश में डेफिनेटली आपको पढ़ने, लेकिन आप जो भी अटेम्प्ट करो, मैथ्स में तो मैं कहूँगा, जैसे मैं कहता हूँ, जो भी अटेम्प्ट करो सारे करेक्ट होने चाहिए, कोई एक्सक्यूज़ नहीं चलेगा, क्योंकि आप मेहनत करते हो, पेपर का इस्तेमाल करते हो, एक नंबर ऑब्टेन करते हो और क्लिक करते हो। इंग्लिश में मैंने कहा था ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स को डिकोड कैसे करते हो वो आप पे है, जो भी आप जहाँ से भी पढ़ते हो। इसीलिए अटेम्प्ट आपको काफ़ी होशियारी से करने हैं। शो ऑफ करने के लिए 100 अटेम्प्ट नहीं करने हैं कि मैं आई एम कूल डूड आई अटेम्प्टेड 100, नहीं यार, कैसा लगता है 100 अटेम्प्ट किया तो 40 निकाला, उससे चल तू चुपचाप 80 करके या 70 मार्क्स निकाल, मैं मान जाऊँगा, क्योंकि एक्यूरेसी बड़ी मैटर करती है। सो फोकस ऑन रीजनिंग एंड मैं मोस्ट प्रोबेबली रीजनिंग ही कहूँगा। इंग्लिश अच्छी है तो इंग्लिश करो, मैथ्स तो लास्ट ऑप्शन रहता है। इन शॉर्ट, अब अपने अकॉर्डिंगली देखो, इफ़ यू आस्क मी पर्सनल एक्सपीरियंस और इफ़ यू आस्क माई आंसर, आई वुड गो विद रीजनिंग एंड आई वुड ट्राई टू टच 40। ओके, और एक चीज़, लेकिन सर मान लो इतनी प्रैक्टिस के बाद में 40 गया, लेकिन पेपर अगर डिफ़िकल्ट निकला तो मुझे पता है 30s में रहोगे या उससे भी नीचे, लेकिन एक चीज़ समझो, कट ऑफ नहीं उतरेगा। फिर पेपर अगर सुपर डिफ़िकल्ट गया, ठीक है, सुपर डिफ़िकल्ट नहीं होता है, एक आधा सेक्शन जाता है थोड़ा सा, तो कट ऑफ उतरेगा। और एट द सेम टाइम आपने जो इंग्लिश और मैथ्स के जो एरियाज़ चूज़ किए उसमें एक्यूरेसी तो आपको रखनी ही है, तो ये धक्का मार के ही हो जाएगा। ठीक है, देखो, बीइंग अ टीचर आई कैन क्लियरली टेल यू ये करो, इतने करो, इतने करो, नहीं, लेकिन एरियाज़ होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को नहीं जमता या प्रैक्टिस के बाद आइडिया नहीं होता, फिर भी तो उस तरीके से भी सोचना ज़रूरी है कि बैकअप कैसे रखें। बिकॉज माई अल्टीमेट मोटो इज़ प्रीलिम निकाल दिया तो मेंस में थोड़ा रिलैक्सेशन है कंपेयर टू द स्टडी। ठीक है, इंटरव्यू तो आगे की बात रही, बट कंपेयर टू द स्टडी मेंस में एक सब्जेक्ट है जो आपने कहीं ना कहीं कॉलेज में या MBA में कहीं तो पढ़ा होगा। सो फोकस ऑन दैट थिंग, यू कैन डू वेल, हर एक लेवल सॉल्व करो। और रीजनिंग की जहाँ तक मैंने बात की है, पज़ल के बारे में एक चीज़ कहूँगा, पज़ल जैसे भी आप पढ़ते हो, बिगिनर लेवल तो आप इजी सीखोगे, एक पॉइंट के बाद सारे खतरनाक, वर्स्ट या जिन पज़ल्स को आप हेट करते हो वैसे पज़ल ज़्यादा सॉल्व करो। हो सकता है टाइमर नहीं लगाओगे आप, चलेगा, बट सॉल्व करो, समझो, क्योंकि आपको एक चीज़ सीखनी है रीजनिंग के पज़ल्स में। 2 ख़राब पज़ल अगर मैंने आपको दिए तो आप कौन सा पज़ल सॉल्व करोगे, और ये डिसीज़न पहले कैसे लोगे। सॉल्व करने आता है नहीं आता वो अलग टैलेंट है, डिसीज़न करना आना चाहिए, और वो आप ग्लांस करके ही करोगे तो ग्लांस कैसे करोगे, चोरों की तरह नज़र रखो। डेफिनेटली यू कैन बी अ गुड ऑब्जर्वर एंड यू कैन क्रैक द एग्ज़ाम। मैंने बहुत पहले शुरू की इसकी वीडियो सीरीज़, एंड कीप फॉलोइंग द प्लान। ठीक है, वैकेंसीज आएंगे तब देख लेंगे, उसके बारे में कुछ मत बोलना अभी। ठीक है, पिछले कोई स्टूडेंट्स क्लियर हुए हैं उनकी भी हेल्प लो जो अभी लेटेस्ट में क्लियर हुए हैं, बट स्टिक टू द प्लान। आई वॉन्ट टू सी योर नेम नेक्स्ट टाइम when the final list is out. Thanks for watching. Thank you.